हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फिर से एक बेहतरीन क्लास फ्लूइड मैकेनिक्स। होपफुली आप सभी लोगों को बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ बेटा दो और पोर्शन जुड़े रहते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में ओपन चैनल फ्लो वो आपका कंप्लीट हो चुका है, एंड सिविल मैकेनिकल कंबाइन करके एक और छोटा सा पोर्शन है, इजी है, आप प्रैक्टिकली समझ पाओगे, जिसका नाम है हाइड्रोलिक मशीन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हाइड्रोलिक मशीन की क्लासेस। होपफुली एफएम में आपने एंजॉय करा होगा और अब बारी है हाइड्रोलिक मशीन को बेहतर तरीके से समझने की। तो कैसे हो सारे के सारे लोग? हेलो, कैसे हो भाई? वेलकम वेलकम यू ऑल। ठीक है, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। हाँ भाई, ऐसे क्लासेस आती जाती रहती हैं, तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स कितने बच्चे ऐसे हैं जो रिवीजन कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए? फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़े, हाइड्रोलिक मशीन समझ सकते हैं क्या? बेटा बहुत दिक्कत होगी। फ्लूइड मैकेनिक्स अगर आप नहीं पढ़े हो तो आपको काफी सारी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि फ्लूइड पहले होती है, बाद में आती है हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, बट अगर आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है, एकदम नया नहीं है फ्लूइड आपके लिए, तो आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको फ्लूइड का एफ भी नहीं आता है, एकदम जीरो है नॉलेज, वो हाइड्रोलिक मशीन के क्लासेस बिल्कुल ना करें। वो पहले फ्लूइड को कवर कर लें, उसके बाद ही हाइड्रोलिक मशीन को कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, प्रैक्टिस चल रही है भाई? हाँ, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। वेरी गुड मॉर्निंग नहीं चल रहा है बेटा, आफ्टरनून चल रहा है। ठीक है चलो चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही। आई एम गेटिंग सच अ ह्यूज रिस्पॉन्स एंड वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है, एकदम अच्छे से तैयार हो गया है, बहुत ही बढ़िया। अब YouTube पर भी क्लासेस लेके आएंगे, प्रैक्टिस सेशंस, तो आपके पास जैसे जैसे टाइम मिलता जाए आप जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहना। ठीक है, और न्यूमेरिकल सेशंस लेके आएंगे ताकि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रांग हो जाए। बिकॉज जो मुझे स्टूडेंट से रिव्यू मिला है वो यही मिला है कि मैम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हम नहीं कर पाए हैं, तो हमको सब्जेक्ट अच्छे से समझ आ गया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हैं, बट एक बार न्यूमेरिकल आप करा दोगे तो और स्ट्रांग हो जाएगा सब्जेक्ट। तो वही मिशन हमारा होने वाला है। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, मैराथन करवा दें, आएगी मैराथन वगैरह सब टाइम पर अपने हिसाब से आता रहेगा। अच्छा, एक चीज मैं कुछ चीजें यहाँ पर अभी फटाफट पहले आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। आज का एजेंडा सुन लो, सिलेबस से शुरू करेंगे, पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, एक कंप्लीट क्लासिफिकेशन की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं, और उसके बाद टर्बाइंस का भी क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। इसके साथ कुछ रूल्स रेगुलेशन जो हमारे होने वाले हैं उसको बेटा पहले आप सुन लो, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, तो मैं यहां पर सारी चीजें रख देती हूं, आराम से सुन लो। 3 हफ्ता क्लास चलने वाली है, हर हफ्ते आपको एक डीपीपी मिलेगी। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि छोटा सा सब्जेक्ट है, आसानी से आप समझ लोगे। तो एवरी वीक बेटा आपको एक डीपीपी मिलेगी, और ये जो डीपीपी होगी ये आपको संडे संडे मिला करेगी। ठीक है, तो 3 संडे है, तो टोटल 3 डीपीपी आपको यहां पर मिलेगी। हो सकता है 4 डीपीपी भी मिल जाए, क्योंकि उसके बाद एक सैटरडे को हमारी सिंगल क्लास है, मैं उसके साथ भी डीपीपी अटैच कर दूंगी। तो जैसे आज 2 क्लासेस होंगी, कल 2 क्लासेस होंगी, तो कल की जो लास्ट सेशन होगा, मतलब हफ्ते की जो चौथी क्लास होगी, उसके साथ एक डीपीपी आपको कहां पर मिल जाएगी? डीपीपी पीडीएफ में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कल हमारा एक सेशन हुआ था जहां पर मैंने सबको बताया है कि डीपीपी पीडीएफ में कैसे जाना है, पीडीएफ। ठीक है, यहां पर जाके आप इसको डाउनलोड करके सॉल्व करना, और इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब क्लासेस की जैसे कि अगर हम बात कर लें तो हमारी सैटरडे क्लास होगी एंड संडे क्लास होगी। सैटरडे एंड संडे आपकी क्लास होने वाली है, तो सैटरडे संडे आराम से टाइम लेके करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, आपकी ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट और एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट चल रहा है, तो उसको मैं समझती हूँ कि भाई ऑलरेडी शेड्यूल बहुत हेक्टिक है। ठीक है, बट बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज ये बात कर रहे थे कि मैम कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो एसएससी जेईई से पहले आने वाले हैं, और उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बड़ा पोर्शन आएगा, तो आप हाइड्रोलिक मशीन करा दो ताकि फ्लूइड मैकेनिक्स वाला जो पोर्शन है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए, और एटलीस्ट हम उस सब्जेक्ट में तो फुल मार्क्स गेन कर पाए। इसी रीजन की वजह से मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स को वीकली प्लान करा, ताकि आप तक जल्दी से जल्दी हाइड्रोलिक मशीन का पूरा कंटेंट मिल जाए। ठीक है, टोटल लेक्चर्स की अगर हम बात करें तो सैटरडे संडे आप मिला लो, अगर 3 वीक की क्लास है तो आपको कितने मिलेंगे? सैटरडे संडे है, 3 वीक की क्लास है, तो जोड़ लो भाई,
एक वीकेंड पर आपको टोटल 2 क्लासेस मिलेंगे, मतलब मैं 1.5 घंटा मिला के एक क्लास की बात कर रही हूं। 1 डे 1 क्लास में अगर यहां पर जोड़ूं तो आपको 6 to 7 क्लासेस देखने को मिलेंगी, ठीक है, 6 to 7 क्लासेस। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक है, तो यहां पर हमारा एक काम रहेगा कि जो क्लास नोट्स है ये हम साथ में बनाते चलेंगे। इसके लिए मैं आपको पूरा टाइम भी देने वाली हूं, ठीक है ना। तो क्लास नोट्स हम क्लास में ही बनाएंगे, थोड़ा स्लो लेके चलेंगे। उससे फायदा क्या होगा कि हम आराम से पढ़ेंगे, यहीं पर सारी चीजें 100% समझ लेंगे, यहीं पर नोट्स बना लेंगे, ताकि हाइड्रोलिक मशीन का जो पोर्शन एक्स्ट्रा चल रहा है वो आपके लिए बर्डन ना बन जाए। और आपका जो वीकली बेसिस पर क्लासेस चल रही हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पर, आप उस पर पूरा फोकस करो और सिर्फ सैटरडे संडे आके मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़ जाओ और ये पूरा का पूरा पोर्शन हम क्लास में ही कवर कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? सीसी बना दो अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं कि डीपीपी कैसे मिलेगी। अब टेस्ट की भी बात कर लेते हैं। ये बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, सिर्फ टरबाइन पढ़नी है और पंप पढ़ना है। टरबाइन में भी हमारे पास इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन है, और पंप में हमारे पास एक सिंगल पंप हमें यहां पर डिस्कस करना है, वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसके बाद हम परफॉर्मेंस, जो पैरामीटर्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स होते हैं, उसकी एक क्लास लास्ट में करेंगे। हमें पूरा सिलेबस यहां पर बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा, पूरा सब्जेक्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एक आपको फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। एक सिंगल फुल लेंथ टेस्ट होगा। आप पहले इसको पूरा समझ लो, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें। जो सारी चीजें आप रियल प्रैक्टिकल लाइफ में देखते रहते हो, आपने देखा होगा डैम बनाए जाते हैं, वहां पर जो वाटर बह रहा है उसके पास क्या है, हाइड्रोलिक एनर्जी है। तो हमारा काम क्या है, उसी हाइड्रोलिक एनर्जी में से कुछ एनर्जी निकाल के इलेक्ट्रिसिटी बना ले, ताकि हम उस हाइड्रोलिक एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर पाए, उस हाइड्रोलिक एनर्जी को यूज कर पाए, ठीक है। पानी के पास बहुत एनर्जी है, अब उस एनर्जी को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ऐसा कैसे सिस्टम बना दे कि वो हाइड्रोलिक एनर्जी हमारी मैकेनिकल एनर्जी, और फिर मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर ले। बस यही हमारा एजेंडा होगा पूरी टरबाइन में, ठीक है। अब क्या होगा, कई तरह की टरबाइंस होती हैं, जैसे कि इंपल्स टरबाइन हो गई, रिएक्शन टरबाइन हो गई, ठीक है, जिसमें हम पेल्टन टरबाइन पढ़ते हैं, फ्रांसिस टरबाइन, फॉर्निरॉन टरबाइन, कैप्लान टरबाइन हो गई, प्रोपेलर टरबाइन हो गई। तो अलग अलग तरह की टरबाइंस को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि उनके परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या है, टरबाइन की ज्योमेट्री क्या होती है, किस तरीके से हम डिजाइन करते हैं। हमारा सिर्फ इतना सा पर्पस है इस पूरी हाइड्रोलिक मशीन में, ठीक है। फिर हम घरों में रहते हैं, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखे होंगे, 20 माले की बिल्डिंग बना दी, 50 माले की बिल्डिंग बना दी, तो अब आपको वाटर को भी उतनी ऊंचाई तक पहुंचाना है। तो जो हमको ग्राउंड लेवल पर वाटर मिल रहा है वो अपने आप तो पहुंच नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको एक सर्टेन हेड क्रिएट करना है, ग्राउंड से आपको एक कई मंजिल तक पानी को पहुंचाना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें वाटर की प्रेशर एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। अब डेफिनेटली अगर वाटर की प्रेशर एनर्जी को आपको बढ़ाना है तो कोई ना कोई डिवाइस यूज करनी पड़ेगी, कोई ना कोई मशीन यूज करनी पड़ेगी। उस मशीन को क्या बोलते हैं, पंप बोलते हैं। पंप का काम क्या होगा, जितनी भी आपके पास प्रेशर एनर्जी, जितनी भी आपके पास हाइड्रोलिक एनर्जी है, उसको थोड़ा और वर्क देके आप क्या करो, उस वाटर की प्रेशर एनर्जी को बढ़ा दो, ताकि हम एक सर्टेन हाइट तक फ्लूइड को लेके जा सकें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, आसानी से हम कवर कर लेंगे। इसको ध्यान रखना, इसी के बेसिस पर आपकी सारी क्लासेस चलेंगी। इट इज फिक्स्ड एंड फुल एंड फाइनल, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा नेक्स्ट 3 वीक्स के लिए। तो सिलेबस डिस्कस करेंगे और फिर क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। जस्ट गिव मी अ सेकंड, कुछ कनेक्शन एरर मुझे दिखा रहा है जिसकी वजह से आपके कमेंट्स रुक गए हैं, ठीक है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। होपफुली सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। सीसी बनाते रहना, काफी सारे स्टूडेंट एक साथ सेशन करेंगे तो फिर यहां पर थोड़ा टाइम चाहिए होगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट से भी पहले एक छोटा सा पार्ट हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में बेटा कवर करा था, उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं यहां पर, क्योंकि उसका रोल बहुत बड़ा होने वाला है, जिसका नाम था इंपैक्ट ऑफ जेट। होपफुली आप लोगों को ये वाला टॉपिक याद होगा, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ
जेट। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ जेट, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। इम्पैक्ट ऑफ जेट में हमने दो तरह की कंडीशन पढ़ी थी। पहली कंडीशन थी कि अगर हमारी प्लेट फिक्स्ड हो जाए तब उसके ऊपर नॉर्मल फोर्सेस क्या आएंगे, और अगर हमारे पास मूविंग प्लेट्स हो, चाहे वो वर्टिकल प्लेट हो, चाहे वो इंक्लाइन प्लेट हो, चाहे वो कर्व्ड प्लेट हो, अगर वो मूविंग है तो उसके ऊपर नॉर्मल फोर्सेस क्या क्या आने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं, क्या क्या चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक वर्टिकल प्लेट है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर कोई प्लेट है बट वो एक सर्टेन एंगल पर इंक्लाइंड है। इसके बाद हमने यहां पर पढ़ा था कि हमारे पास क्या है, एक प्लेट है और वो एक कर्व्ड प्लेट है। इस तरीके से अगर कोई कर्व्ड प्लेट होगी और इस पे अगर कोई भी नोजल लगा दो आप यहां पर, ठीक है, तो उस नोजल से जो जेट निकलेगा वो इसके ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स लगाने वाला है। ठीक है, तो ये चीज हमने ऑलरेडी यहां पर बेटा पढ़ के रखी है। इसको फटाफट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें चीजें याद आ जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लूइड जाएगा और फिर यहां पर एक इंपैक्ट फोर्स क्रिएट करके साइड से टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहां पर भी यही करेंगे। ये हमारा जेट हो गया जो हमें कहां से मिल रहा है बेटा, नोजल से मिल रहा है। ठीक है ना, कहां से मिल रहा है, नोजल से मिल रहा है। तो यहां पर नोजल लगा देते हैं इस तरीके से। ये हमारी क्या हो गई, नोजल हो गई बेटा। ठीक है, अब ये टकराएगी और टकराने के बाद इस तरीके से फ्लूइड आपका निकल जाएगा। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, इंक्लाइन प्लेट है, फिर से नोजल से जेट आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर नोजल लगा देते हैं, यहां पर नोजल लगा देते हैं और फिर टकराने के बाद फ्लूइड आपका कुछ इस तरीके से इधर से और इधर से निकल जाएगा। ठीक है जी, तो ये कुछ सिनारियो हमने पढ़ा था। अगर पहले केस में मैं नॉर्मल फोर्स की बात करूं, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या मिला था, रो ए वी स्क्वायर। ये कब मिलेगा, जब हमारी प्लेट फिक्स हो। ठीक है ना, जब हमारी प्लेट फिक्स है उस पर्टिकुलर केस में हमें ये नॉर्मल फोर्स मिल रहा है। अगर हमारी प्लेट मूवेबल होगी तो नॉर्मल फोर्स हमको क्या मिला था, रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर। याद है ना सारे के सारे लोगों को, ये दो फॉर्मूलाज पढ़े थे। पहला था हमारा फिक्स्ड प्लेट के लिए, पहला हमारा बेटा किसके लिए था, अगर प्लेट हमारी फिक्स्ड हो जाए, और दूसरा हमारा क्या था, मूविंग प्लेट के लिए। ये दूसरा वाला फॉर्मूला हमने बनाया था मूविंग प्लेट के केस में। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की। जब हमने इंक्लाइन प्लेट को पढ़ा, कोई बता सकता है बेटा इसका क्या फॉर्मूला हमने निकाला था, एनीवन? देखते हैं भाई। हाँ, ये देखो सबको याद है, Q1 बाई Q2 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, सिलेबस के बारे में बताते हैं बेटा, बताते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, अभी पूरा डिटेल में सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, बट पहले जो हमने एफएम में हाइड्रोलिक का पोर्शन साथ में कवर करा था उसको लाके एक ही सिंगल पेज पर लिख लेते हैं। ठीक है, एनीवन जो मुझे बता पाए कि इनक्लाइंड में हमने क्या करा था। मैं सिर्फ नॉर्मल फोर्स की बेटा बात कर रही हूं और कोई फोर्स में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, सिर्फ और सिर्फ मुझे नॉर्मल फोर्स के बारे में बता दो। क्या कुछ चेंजेस आए थे यहां पर इस केस में, बताओ भाई। क्या निकाला था फोर्स का फॉर्मूला, नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला निकाला था रो ए वी स्क्वायर और साथ में क्या था, साइन थीटा, यही था ना। और अगर हम यहां पर मूविंग प्लेट ले लें तो हमें मिलेगा रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर और साथ में मिल जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो एक फिक्स्ड के लिए है और दूसरा आपके लिए किसके लिए था, मूविंग के लिए था। ठीक है, तो होपफुली ये बढ़िया तरीके से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे चलें। हमने यहां पर प्लेट के बारे में पूरा अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से समझ लिया। अब आगे चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा कर लेना बेटा। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसमें नॉर्मल फोर्स कितना निकाला था, इसमें नॉर्मल फोर्स निकाला था रो ए वी स्क्वायर और साथ में क्या आया था 1 प्लस कॉस थीटा। और अगर आप यहां पर प्लेट की वेलोसिटी भी कंसिडर कर लो, मान लेते हैं कि प्लेट हमारी एक मूविंग प्लेट है, तो v माइनस यू का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना कि कौन सा फॉर्मूला किसके लिए है, क्योंकि ये पोर्शन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला याद दिला रही हूं ताकि आप वापस से एकदम फॉर्म में आ जाओ और हाइड्रोलिक को समझ पाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा पोर्शन बेटा हमने और डिस्कस करा था, कौन सा था, सीरीज ऑफ ब्लेड्स। ठीक है ना, सीरीज ऑफ फ्लैट प्लेट्स ऑन व्हील। ठीक है,
अगर कई सारी प्लेट्स या ब्लेड्स भी आप बोल सकते हो, वेन भी बोल सकते हो, सीरीज ऑफ मल्टीपल वेन्स ऑन दी व्हील, ठीक है। तो चाहे इनको ब्लेड्स बोलो, चाहे प्लेट बोलो, चाहे वेन बोलो, जो भी आपको बोलना हो, जो भी आपको इजी लगे, आप उसके साथ यहां पर एक हेडिंग डाल सकते हो। यहां पर हमने ये सीखा था कि जो मैक्सिमम हमको यहां पर एफिशिएंसी मिलेगी वो किस पर मिलेगी, U बराबर V/2 पर, ठीक है। इसी के साथ हमने पढ़ा था कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी, परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी इस केस में हमें मिलती है, वो मिलती है 50%, ठीक है। इसी के साथ बेटा हमने यहां पर पढ़ा था कि जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा वो होगा 2U, साथ में आ जाएगा V-U/V², ठीक है। अगर परसेंटेज में निकालना होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, हमें परसेंटेज में एफिशिएंसी यहां पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। याद है सभी? चलो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। हाँ, इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय कर्व्ड ब्लेड्स, ये बात एकदम सही है। और यही सेम चीज हम पेल्टन में करने वाले हैं, क्योंकि पेल्टन में हमने यही सेम चीज करी है, हमने सेम व्हील को लिया है और आगे जाके हमने ब्लेड्स को फ्लैट की जगह कर्व्ड बकेट्स की तरह हमने क्रिएट कर दिया है, जिससे हम एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, ठीक है। फ्लूइड का फॉर्मूला चार्ट पेपर पे लिख के चिपका दिया हूं, सही है, ठीक है। 67% तक कुछ मिल जाएगी, बट उसके बारे में अभी थोड़ा रुक के बात करेंगे। अब आ जाते हैं हाइड्रोलिक मशीन में। बेटा सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या क्या देखने वाले हैं, बेसिक डिटेल्स हम यहां पर गेन करेंगे, ठीक है। मेरा पढ़ाने का जो तरीका होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। पहले मैं आपको ग्राउंड लेवल पर एक बेस बना के दूंगी, मैं मान के चल रही हूं आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो एकदम जीरो से चलने वाले हैं, बेसिक्स को समझेंगे, फिर हम यहां पर प्रॉपर क्लासिफिकेशन देखेंगे, एफिशिएंसी को समझेंगे, और एफिशिएंसी से पहले हम ये चेक करेंगे कि कौन कौन सी पावर्स हमारी यहां पर हमको देखने को मिलती है। मतलब क्या है, अगर पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को आप देखो तो आपने डैम से वाटर को लिया, एक पाइपलाइन बिछाई जिसे हम पेनस्टॉक बोलते हैं, उस पाइपलाइन से आपने फ्लूइड को लिया, तो एक तो पावर थी जो वाटर के पास तब थी जब वो डैम में था, फिर दूसरी पावर आपको कब मिलेगी, जब वो पेनस्टॉक से बह के टरबाइन के इनलेट पर पहुंचेगा, फिर तीसरी पावर आपको कब मिलेगी, जब वो टरबाइन के अंदर जाएगा। बात समझ आ रही है? और ये अलग अलग पावर मिल क्यों रही है? मैम पावर तो एक ही थी ना, ये बदल कैसे गई? बदल इस वजह से गई बेटा क्योंकि रास्ते में लॉसेस भी तो हो रहे होंगे। जब डैम के पास वाटर था तब उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी थी, जब वो पेन स्टॉक में गया, एक पाइप में फ्लो हुआ, तो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में बेटा पढ़ा था कि फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं। तो जैसे ही उसमें फ्रिक्शनल लॉसेस हो जाएंगे और पाइप में फ्रिक्शन लॉस होने के बाद जब फ्लूइड टरबाइन के इनलेट पर पहुंचेगा तब उसके पास वो एनर्जी नहीं होगी जो शुरुआत में थी। अब जैसे ही वो फ्लूइड टरबाइन के अंदर जाएगा और ब्लेड्स को रोटेट करेगा, मतलब जो वेन्स लगी हुई हैं, जब वो रोटर रोटेट होगा तब वहां पर मैकेनिकल लॉसेस हो जाएंगे रोटेशन की वजह से। तो फिर से पावर आपकी क्या होगी, थोड़ी और कम हो जाएगी, थोड़ी और डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से पहले पावर का क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद फिर हम एफिशिएंसीज का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कितनी तरह की एफिशिएंसीज हमको यहां पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में सीखेंगे कि पूरे पावर प्लांट में क्या क्या सीक्वेंस होता है, कहां से प्रोसेस शुरू होता है और कहां पर प्रोसेस एंड होता है। तो ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि स्पेसिफिक स्पीड क्या है, इसका पर्पस क्या है, क्यों हम स्पेसिफिक स्पीड को पिक्चर में लेके आए। तो स्पेसिफिक स्पीड होगा, इसमें और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि आर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, रेशियो होता है एक, उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए वहां पर एक्सेट्रा लगा है। फिर हम शुरू करेंगे टरबाइन का केस। टरबाइन में हम वर्किंग प्रिंसिपल्स देखेंगे, क्लासिफिकेशन तो हम कर ही चुके होंगे, तो पूरे सारी टरबाइंस का क्लासिफिकेशन एक एक करके, सबका वर्किंग प्रिंसिपल, सबका एप्लीकेशन और सब पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाएंगे फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आज पहला क्लास है तो थोड़ा स्लो चलेंगे। फिर हमारा बेटा पंप शुरू होगा, पंप का क्लासिफिकेशन तो हम पूरा देखेंगे, बट इसके बाद हम सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्किंग प्रिंसिपल, एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हमारे सिलेबस में, क्योंकि कई तरह के पंप होते हैं, ठीक है ना। रेसिप्रोकेटिंग पंप भी होते हैं और रेसिप्रोकेटिंग पंप के अलावा भी बहुत सारे पंप हैं जिसका क्लासिफिकेशन हम करेंगे, बट पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पंप। कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में बात करेंगे, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कई बार आपको इससे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, बट एक बार ये समझ लोगे तो आप सारी टरबाइंस के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर पाओगे। मतलब कैरेक्टरिस्टिक कर्व का सिंपल पर्पस ये होगा कि आप ये जान पाओ कि अलग अलग सिनेरियो में कब कौन सी टरबाइन का इस्तेमाल करना है।
इससे पहले क्या कर रहे होंगे, सारी टर्बाइंस का डेटा हम कलेक्ट करेंगे अपने माइंड में एकदम पूरा सिस्टमैटिक वे में। बट इसके बाद अगर आपको कोई सिनेरियो दे दिया गया कि यहाँ पर स्पेसिफिक स्पीड इतनी होनी चाहिए, इतनी एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है, इतना पावर आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, तो कौन सी टरबाइन लगाएं, इंपल्स टरबाइन अच्छी होगी, रिएक्शन टरबाइन अच्छी होगी, टेंजेंशियल फ्लो, मिक्स्ड फ्लो, ठीक है ना, रेडियल फ्लो टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन, देयर आर लॉट ऑफ टरबाइंस। तो आप कैरेक्टरिस्टिक कर्व से ही आइडेंटिफाई कर पाओगे कब कौन सी टरबाइन हमें इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम पावर आउटपुट मिल पाए। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो है। शुरू करते हैं सेशन को विदाउट एनी डिले। ठीक है, चलो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें हमारी डिस्कस हो चुकी हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हाइड्रोलिक मशीन है क्या। सो हाइड्रोलिक मशीन क्या है बेटा, हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन is used to convert hydraulic energy, ठीक है ना। हाइड्रोलिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, पहले ये मैं समझा देती हूं। वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उल्टा भी पॉसिबल है। मतलब क्या है, हाइड्रोलिक मशीन्स वो मशीन है बेटा जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं और मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकती हैं। ठीक है, अगर आप हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, इसका मतलब है आप डील कर रहे हो टरबाइंस के साथ, क्योंकि आपके पास फ्लूइड है, वाटर है, उसके पास एनर्जी है, उसे आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हो। इसका मतलब है आप पावर प्रोडक्शन पर फोकस कर रहे हो, पावर को प्रोड्यूस कर रहे हो। जो ऑलरेडी अवेलेबल एनर्जी है उसे ही आप कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी बना रहे हो और फिर उसका आप यूटिलाइजेशन कर रहे हो। अगर मैं इसकी जस्ट ऑपोजिट की बात करूं कि मैकेनिकल एनर्जी को आपने क्या करा, हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करा, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको आइडिया दे रहा है कि ये पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेज होंगी, जैसे कि पंप। कभी भी बेटा आप पंप का इस्तेमाल करते हो तो आपको प्लग इन करना पड़ता है, मतलब पंप को बिजली देनी पड़ती है, वरना पंप ऐसे नहीं चलता है। आप घर में भी आपके पास नॉर्मल मोटर्स होंगे जिससे आप पानी भरते हो, ड्रम भरते हो या जो भी काम आप करते हो, ठीक है ना। तो वहां पर आप क्या कर रहे होते हो, आप मोटर चालू करते हो, पानी आना शुरू हो जाता है, हाई प्रेशर फ्लूइड आपको मिलता है, फिर आप उसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं कितनी भी हाइट तक पहुंचा सकते हो। हर पंप की डेफिनेटली एक मैक्सिमम हेड लिमिट होती है, उसी के अकॉर्डिंग आप पंप परचेज करते हो कि आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या फिर आपको कई मीटर हाइट तक फ्लूइड को पहुंचाना है। ठीक है, तो दो तरह की यहां पर हम मशीन्स पढ़ेंगे हाइड्रोलिक मशीन में। एक मशीन होगी आपकी पावर प्रोड्यूसिंग मशीन, ठीक है ना, पावर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोलिक मशीन होगी, पावर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोलिक मशीन। ये क्या होती है बेटा, पावर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोलिक मशीन आपकी टरबाइंस होती हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा हमारा क्या होता है, पावर कंज्यूमिंग हाइड्रोलिक मशीन, पावर कंज्यूमिंग हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पंप्स। तो हमेशा ध्यान रखो, पंप्स आर दी पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस एंड टरबाइन आर दी, पंप आर दी पावर कंज्यूमिंग डिवाइस एंड पंप्स आर दी, टरबाइंस आर दी पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस। यहां तक क्लियर है, तो आया है, हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा, तो आप पूरे ओवरऑल एसएससी जेईई के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, और नॉट ओनली एसएससी जेईई, किसी भी एग्जाम के आप सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, हाइड्रोलिक टरबाइंस का बेटा क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। पहले आप यहाँ पर क्लासिफिकेशन को समझो, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, ओवरऑल एक क्लासिफिकेशन देखेंगे कि हाइड्रोलिक मशीन्स का क्या क्लासिफिकेशन है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, साथ साथ आप लिख भी सकते हो, इसीलिए मैंने बोला है कि यहां पर आपको टाइम मिलेगा,
आराम से यहीं पर लिखो, यहीं पर सीखो, यहीं पर खत्म करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है। तो देखो हाइड्रोलिक मशीन को मेनली हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है बेटा। हाइड्रोलिक मशीन, ध्यान से समझियो, ठीक है। जब मैं ऐसा बोल दूं ध्यान से समझियो तो समझ जाओ कि बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं और यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो दो क्लासिफिकेशन है बेटा। सबसे पहला क्लासिफिकेशन की अगर मैं यहां पर बात करूं तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो आपका है पंप्स, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है आपका टरबाइंस, ठीक है। टरबाइंस। अगर आप पंप को फर्दर क्लासिफाई करोगे तो पंप को फिर से आप दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। एक होता है आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप, ठीक है, ध्यान से समझियो। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप, ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप। और दूसरा जो बेटा क्लासिफिकेशन होता है पंप में वो आपका कहलाता है रोटोडायनेमिक पंप्स, ठीक है। रोटोडायनेमिक पंप्स एकदम जीरो से चल रहे हैं, ध्यान से समझते रहो, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ पंप की बात करूं तो इसमें कई सारे क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग पंप के अलावा भी बेटा, रेसिप्रोकेटिंग पंप के अलावा भी काफी सारे पंप हैं, जैसे कि स्क्रू पंप हो गया, गियर पंप हो गया, वेन पंप हो गया, ठीक है। कुछ लिख देती हूं, स्क्रू पंप हो गया। अगर कभी नाम लेके पूछ ले कौन सा पंप है तो बता देना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप है, ठीक है। गियर पंप होता है, गियर पंप होता है, ठीक है। वेन पंप होता है बेटा, एक और तरह का पंप होता है वेन पंप। इसी तरीके से काफी सारे इसके क्लासिफिकेशन है एक्सेट्रा, ठीक है। अगर मैं रोटोडायनेमिक पंप की बात करूं तो इसका भी एक क्लासिफिकेशन है, इसका भी बेटा एक क्लासिफिकेशन है, उसको समझ लो। क्लासिफिकेशन से खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक आपका होता है रेडियल फ्लो पंप, दूसरा आपका होता है एक्सियल फ्लो पंप, ठीक है। तीसरा आपका होता है टेंजेंशियल फ्लो पंप, टेंजेंशियल फ्लो पंप, ठीक है। तो यहां पर आपको पंप का पूरा क्लासिफिकेशन समझ आया होगा। एक हमारा है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप जिसमें क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, ठीक है ना। पंप में क्या होने वाला है, प्रेशर को बढ़ाने के लिए रेसिप्रोकेटिंग मोशन आपको देखने को मिलेगा। बट रोटोडायनेमिक में अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर रोटरी मोशन देखने को मिलेगा, मतलब एक शाफ्ट लगी होगी, एक पूरा रोटर लगा होगा, उसके ऊपर ब्लेड्स होंगी और वो पूरा का पूरा सिस्टम आपका रोटेट कर रहा होगा। और उसमें अगर आप फ्लूइड एंटर करा रहे हो तो आप रेडियली भी फ्लूइड को एंटर करा पाओगे, एक्सियली भी एंटर करा पाओगे, टेंजेंशियली भी एंटर करा पाओगे। हो सकता है अभी आपको ये सारी बातें समझ ना आ रही हो कि रेडियल क्या है, एक्सियल क्या है, टेंजेंशियल क्या है, बट एनिमेशन की हेल्प से हम सारे के सारे फ्लो को थोड़ी ही देर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन पर आप फोकस करो ताकि आप ये सारी चीजों को ध्यान पे रख पाओ, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों ने नाम सुना है टर्बो मशीन्स, सुना है? हाइड्रोलिक मशीन भी सुनते हैं, टर्बो मशीन भी सुनते हैं, है कि नहीं? क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करता है, सब पता चलेगा। 3 घंटा सिर्फ सुनना है, उसके बाद जाके पिक्चर क्लियर होगी। अभी तो कोई इमेज दिखाई नहीं है, अभी तो बस ऐसे ही बातों में बता रही हूं, ठीक है। बताइए भाई। ठीक है, सुना है सभी लोगों ने, टर्बो मशीन का नाम सुना होगा। तो देखो बेटा, ये जो रोटोडायनेमिक्स शब्द आप सुन रहे हो ना, तो इसको ध्यान रखना, इसी को ही हम टर्बो मशीन बोलते हैं। मतलब क्या है, एक यहां पर मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको निकाल के दे रही हूं, ध्यान से समझियो। जितने भी रोटोडायनेमिक मशीन्स होती हैं, रोटोडायनेमिक मशीन्स, ठीक है। अब ये जो रोटोडायनेमिक मशीन्स हैं, लाइक एग्जाम्पल में आप पंप भी लिख सकते हो,
एंड टरबाइन भी लिख सकते हो, क्योंकि रोटोडायनेमिक टरबाइंस भी होती हैं और रोटोडायनेमिक आपके पंप भी होते हैं। तो जितने भी रोटोडायनेमिक मशीन हैं उसको ही हम बोलते हैं आर नोन एज टर्बो मशीन्स, ठीक है ना। इसी को ही क्या बोलते हैं, टर्बो मशीन्स बोलते हैं, इसी का ही नाम है टर्बो मशीन्स, ठीक है। अब ये टर्बो शब्द आया कहां से, मतलब ये नया सा नहीं लगता, टर्बो क्यों रख दिया होगा, कोई रीजन होगा। तो बेटा देखो यहां पर टर्बो जो एक शब्द है ये एक लैटिन भाषा से आया है, ठीक है ना, लैटिन भाषा से आया है, जिसमें लैटिन में हम इसको टर्बो नहीं बोलते हैं, एक्चुअल में इसको बोलते हैं टर्बीज, ठीक है ना। लैटिन एक भाषा है, जैसे कि हिंदी एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, इसी तरीके से एक लैटिन भी भाषा है। तो उस लैटिन भाषा में एक शब्द है टर्बीज। इस टर्बीज का मतलब होता है स्वर्ल। स्वर्ल का मतलब क्या है, किसी भी चीज का रोटेट करना। जैसे कि हमने वहां पर वॉर्टेक्स मोशन पढ़ा था, वॉर्टेक्स मोशन में क्या हो रहा था, स्वर्ल ही तो बन रहा था। या अब अगर आप टॉर्नेडो की बात करो, मैंने आपको पहले बोला एफएम का बेस लगेगा यहां पर, तो आप स्वर्ल शब्द समझ पा रहे होगे कि टर्बीज का मतलब होता है स्वर्ल, ठीक है। तो इस टर्बीज शब्द से हमने क्या बनाया, टर्बो बनाया और टर्बो मशीन्स। अब रोटोडायनेमिक पंप्स को, रोटोडायनेमिक टरबाइंस को ही टर्बो मशीन क्यों बोला, क्योंकि टर्बो टर्बीज से आया है, टर्बीज का मतलब है स्वर्ल, मतलब जहां पर रोटेशन होगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन नहीं, रोटेशन, मतलब रोटर रोटेट करे, ब्लेड्स रोटेट करें, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी मशीन्स हमारी टर्बो मशीन्स कहलाएंगी, ठीक है। भंवर की बिल्कुल सही जवाब दिया। अगर भंवर बन रहा है तो वहां पर भी एक स्वर्ल बनता है, उसी को ही हम लोग स्वर्ल बोलते हैं, और पूरा वॉर्टेक्स मोशन में हमने स्वर्ल को ही पढ़ा है, तो आप इसको आसानी से समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन की हमने यहां पर बात करी कि हाइड्रोलिक मशीन को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। सबसे पहले मैं आपको यह बताती हूं कि हाइड्रोलिक मशीन में एनर्जी का अगर मैं यहां पर देखूं तो क्या क्या चीजें यहां पर हो रही होंगी। तो टरबाइन के केस में देखो, यहां पर हम लोग करते क्या है, हमारे पास हाइड्रोलिक एनर्जी होती है। यह हाइड्रोलिक एनर्जी क्या है, फ्लूइड के पास जो एनर्जी है हाइड्रोलिक एनर्जी बोलते हैं उसको, अभी निकालेंगे भी, ठीक है, फॉर्मूला भी बनाएंगे हाइड्रोलिक एनर्जी। ये जो हाइड्रोलिक एनर्जी होगी आप टरबाइन लगा के इसको किस में कन्वर्ट करोगे बेटा, मैकेनिकल एनर्जी में। इसको किस में कन्वर्ट करोगे, मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी आपको मिलती है, आप क्या लगा देते हो इसमें, जनरेटर, ठीक है। आपने क्या करा, फ्लूइड आया, ठीक है, और वो गया किसके अंदर, टरबाइन के अंदर। जैसे ही फ्लूइड टरबाइन के अंदर गया, टरबाइन रोटेट होने लगी। अब वो जो टरबाइन रोटेट हुई है वो किसी शाफ्ट से कनेक्टेड है ना, उस शाफ्ट से हमने जनरेटर को भी कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही जैसे शाफ्ट रोटेट होती जा रही है, रोटर रोटेट हो रहा है, रोटर शाफ्ट को रोटेट कर रहा है, और शाफ्ट की जो शाफ्ट है वो जनरेटर से कनेक्टेड है, तो जनरेटर क्या करेगा, इस पूरी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो हमेशा ध्यान रखो द पर्पस ऑफ टरबाइन क्या है, द पर्पस ऑफ टरबाइन, ठीक है, द पर्पस ऑफ टरबाइन इज टू कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। यही पर्पस है टरबाइन का, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में एफिशिएंटली कन्वर्ट कर दे। क्या पूरी हाइड्रोलिक एनर्जी को पूरा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस और नो, कोई बता सकता है मुझे। क्या पूरी हाइड्रोलिक एनर्जी को पूरा मैकेनिकल एनर्जी में फुल कन्वर्जन कर सकते हैं, जितनी हमारे पास हाइड्रोलिक एनर्जी थी सबके सब कन्वर्ट हो गई। टरबाइन का क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा सा करेंगे, टेंशन मत लो। हाय कितना टाइम हुआ है, हाई स्पीड लग रहा है टर्बो से, अच्छा नहीं ऐसा नहीं है, बहुत ही बढ़िया, नहीं कर सकते, ठीक है। रीजन क्या है, अच्छा कोई रीजन बता सकता है इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, देखते हैं भाई,
देंगे देंगे, टाइम देंगे नोट करने के लिए, टेंशन मत लो। एक पूरा पोर्शन कवर करेंगे, फिर 10 मिनट एक साथ देंगे और अपन लोग बातचीत करते रहेंगे उतने टाइम में, ठीक है? तो एकदम टेंशन मत लो। सो टरबाइन इज अ पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस। इस लाइन को एक बार और लिख देते हैं, टरबाइन इज अ पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस। पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस, ठीक है? ये सारी हिंदी विंदी मैं लिख के भी ला सकती थी, ठीक है, बट लेके नहीं आई जानबूझ के, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ और आपको कंटेंट को समझने में, दिमाग में बैठाने में जो टाइम चाहिए वो लिखने के साथ साथ मिलता रहे। हाँ, लॉसेज होंगे, ठीक है, बहुत सारे लॉसेज होते हैं, फ्रिक्शनल लॉसेज होते हैं, मैकेनिकल लॉसेज होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पूरी की पूरी एनर्जी को हम कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाते, बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन हम यहाँ पर कन्वर्ट कर पाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट तो आपको बढ़िया तरीके से समझ आ ही गया है, हाइड्रोलिक मशीन का प्रॉपर क्लासिफिकेशन भी आपको समझ आ गया है। अब हम बात करते हैं टरबाइन के क्लासिफिकेशन की। जैसे कि एक बच्चे ने बोला कि मैम टरबाइन का क्लासिफिकेशन तो आपने लिखा ही नहीं, ठीक है? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि टरबाइन का क्लासिफिकेशन बहुत सारी चीजों पर बेस्ड है। मतलब हम इनलेट पर कौन कौन सी एनर्जी, देखो यहां पर जनरली हम दो एनर्जी के साथ डील करते हैं। एक तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। मैम ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? बेटा काइनेटिक एनर्जी नोजल की वजह से आ गई है। आपने क्या करा, एक पाइप लगाया और पाइप में आगे नोजल लगा दिया, नोजल ने बना दिया जेट, जिससे बना इंपैक्ट ऑफ जेट। वहां से हमें पता चला कि हमारे पास इनलेट पर काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी होने के साथ साथ हमारे पास प्रेशर एनर्जी भी होती है। तो एनर्जी किस तरह की इनलेट पर अवेलेबल है, पहला क्लासिफिकेशन तो इसके बेसिस पर करेंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होगा कि जो पानी है वो टरबाइन के अंदर किस तरीके से एंटर कर रहा है, टेंजेंशियली एंटर कर रहा है, रेडियली एंटर कर रहा है, एक्सियली एंटर कर रहा है, मिक्स्ड फ्लो के फॉर्म में एंटर कर रहा है, इसके बेसिस पर होगा। तीसरा जो क्लासिफिकेशन होगा वो हेड के बेस पर होगा कि बहुत ज्यादा हेड है या मीडियम हेड है या लो हेड है। अच्छा, हेड से आप समझ पा रहे होंगे कि मैं हाइट की बात कर रही हूं। मतलब क्या है, मान लो कहीं यहां पर आपके पास डैम है और आपने पाइपलाइन लगा के यहां पर कहीं पर आप उस फ्लूइड को लेके आ रहे हो, तो इस हेड की वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, √2gh, याद आ रहा है? √2gh। h क्या था, हेड था। h क्या था, हेड था। उसी हेड को तो निकालते हैं ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, v²/2g, काइनेटिक हेड मिल जाएगा। तो अगर हेड ज्यादा है तो एनर्जी में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, तो उसकी वजह से आपका यहां पर क्लासिफिकेशन भी बदल जाएगा। तो हेड के टर्म में भी क्लासिफिकेशन होगा, और इसी के साथ स्पेसिफिक स्पीड के, हाई स्पेसिफिक स्पीड है, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड है या फिर लो स्पेसिफिक स्पीड है, उसके बेसिस पर भी हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पर क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो एक एक करके क्लासिफिकेशन को शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन, और फिर हम डायरेक्ट टरबाइन का रास्ता पकड़ लेंगे, ठीक है? फिर पंप बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक। क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन, ठीक है? तो सबसे पहला जो बेटा क्लासिफिकेशन है यहां पर वो है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी अवेलेबल। अभी बस खाली सुनते जाओ, चाहे समझ आए चाहे ना आए, ठीक है? अवेलेबल एट इनलेट। मैं आपको बोल रही हूं ना, आपको 100% क्रिस्टल क्लियर ये पूरा सब्जेक्ट समझ आने वाला है, तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सुनना है, ठीक है? कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनना है, चाहे समझ आए चाहे समझ ना आए, सुनते रहो। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट, तो यहां पर देखो बेटा दो तरह का क्लासिफिकेशन हमने करा है। एक हमारा कहलाता है इंपल्स टरबाइन, ठीक है? ये सबसे मेजर क्लासिफिकेशन है। या तो टरबाइन आपकी इंपल्स टरबाइन होगी, या तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन टरबाइन बोलेंगे। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है ये आपका कहलाता है रिएक्शन टरबाइन, ठीक है? रिएक्शन टरबाइन। अब मेरी बात ध्यान से समझियो, इंपल्स टरबाइन कब बोलेंगे, जब बेटा सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी टरबाइन के इनलेट पर अवेलेबल होगी। जब सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी टरबाइन के इनलेट पर अवेलेबल होगी, आप बोलोगे ये हमारी इंपल्स टरबाइन है। अगर बेटा काइनेटिक एनर्जी और इसी के साथ साथ
प्रेशर एनर्जी, पीई का मतलब क्या है, भूलना नहीं, फुल फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख लो। अगर काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों ही आपके पास इनलेट पर है तो हम बोलेंगे रिएक्शन टरबाइन है। ठीक है, अब बात ये आती है कि मैम क्या कोई एग्जाम्पल है, क्या कोई एग्जाम्पल है? हाँ जी भाई एग्जाम्पल है। देखो एक बड़ी फेमस टरबाइन थी, सबसे पहली टरबाइन, जिसे हम बोलते हैं डी लेवल टरबाइन, अभी आउटडेटेड है, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसकी जगह पर क्या आ चुकी है, पेल्टन टरबाइन आ चुकी है। अच्छा, पेल्टन टरबाइन को पेल्टन व्हील भी बोलते हैं, ठीक है ना, पेल्टन टरबाइन को पेल्टन व्हील भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। एक अमेरिकन इंजीनियर थे, उन्होंने इसको इन्वेंट करा था पेल्टन टरबाइन को। ये जो टाइम पीरियड है अगर मैं इसकी बात करूं तो 1800 से 1900 के बीच का टाइम पीरियड है। और 1878 में मतलब 1878 में जिन्होंने इसको बनाया था उनका नाम भी पेल्टन था, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हमने इस टरबाइन का नाम चेंज करके इसको पेल्टन व्हील कर दिया था, पेल्टन टरबाइन कर दिया था। ठीक है ना, तो पहले ये एक इंपल्स टरबाइन थी, बट उनको इज्जत देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए हमने इसका नाम चेंज करके इसको पेल्टन टरबाइन कर दिया था। आई थिंक 1878 के आसपास की ये बात है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम लोग पेल्टन टरबाइन बोलते हैं, और ये क्या है, एक इंपल्स टरबाइन है। ठीक है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है इसमें भी बेटा आपको काफी सारी टरबाइंस देखने को मिलेगी, जैसे कि आपकी फ्रांसिस हो गई, इसको भी हम पढ़ेंगे, फ्रांसिस टरबाइन हो गई। ठीक है, दूसरी होती है फॉर्निरॉन, फॉर्निरॉन टरबाइन एक होती है आपकी। ठीक है, इसी के साथ बेटा एक टरबाइन होती है कैप्लान, कैप्लान टरबाइन होती है, और एक होती है आपकी प्रोपेलर। यही कुछ फेमस टरबाइंस हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोपेलर टरबाइन, 3 हफ्ते तक ये सारी टरबाइंस खत्म हो जाएंगी एक एक करके। ठीक है, तो ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया जो किस पर बेस्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी विच इज अवेलेबल एट द इनलेट। दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ध्यान से समझियो, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है जी, ध्यान से सुनियो, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो में बेटा 4 तरह की डायरेक्शन है। मतलब वैसे तो जनरली हम 3 तरह की डायरेक्शन की बात करते हैं, बट आप 4 तरह की डायरेक्शन कंसिडर कर सकते हो। एक हो जाता है आपका टेंजेंशियल, टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा डायरेक्शन आपका क्या होता है बेटा, रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन। तीसरा आपका होता है एक्सियल डायरेक्शन, एक्सियल डायरेक्शन। और चौथा आपका होता है मिक्स्ड। ठीक है ना, मिक्स्ड, मिक्स्ड मतलब फ्लूइड रेडियली एंटर करा, एक्सियली बाहर निकल गया, एक्सियली एंटर करा, रेडियली बाहर निकल गया। इस तरीके से आपको मिक्स्ड फ्लो टरबाइंस देखने को मिलने वाली है। ठीक है ना, तो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन पूरा लिख देते हैं, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन, और साथ में आता है मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। एक सवाल एसएससी जेईई में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि जो मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन है, ठीक है ना, जो मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन है वो किस तरह का टरबाइन है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, टेंजेंशियल फ्लो, रेडियल फ्लो, एक्सियल फ्लो, मिक्स्ड फ्लो। याद रखियो मिक्स्ड फ्लो जो है मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन है। ठीक है, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, तो हम मॉडर्न वाली तो टरबाइन नहीं पढ़ते हैं, हम ओल्ड टरबाइन पढ़ते हैं, नॉर्मल फ्रांसिस टरबाइन, तो वो आपकी मिक्स्ड फ्लो में नहीं आएगी। टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन की अगर हम बात करें बेटा, तो पेल्टन टरबाइन जो है, पेल्टन टरबाइन, ये जो टरबाइन होती है ये बेटा एक टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। इसी के साथ अगर हम रेडियल फ्लो की बात करें तो फ्रांसिस जो होगी बेटा, ठीक है ना, जो फ्रांसिस होगी एंड फॉर्निरॉन टरबाइन होगी, फॉर्निरॉन टरबाइन। ठीक है, ये दोनों क्या है बेटा, ये आपकी रेडियल फ्लो टरबाइन कहलाती हैं। इसी के साथ 2 और बची, कैप्लान हो गया, कैप्लान हो गया एंड प्रोपेलर हो गया। ठीक है ना, तो कैप्लान एंड प्रोपेलर टरबाइन जो होती हैं ये आपकी एक्सियल फ्लो टरबाइन होती हैं। तो क्लासिफिकेशन में यही टरबाइंस घूम घूम के आने लगेंगी। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहां पर कैप्लान टरबाइन की बात करूं तो कैप्लान टरबाइन क्या है, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। बात समझ आ रही है,
रिलेट कर पा रहे हो? कैप्लान टरबाइन को क्या बोलेंगे? एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन को क्या बोलेंगे? कोई नाम बना सकता है? आप बताओ भाई। पेल्टन व्हील पढ़ाया था, चलो बहुत ही बढ़िया है, समझ तो आ रहा होगा सबको ना। अभी तो बहुत इजी इजी चल रहा है, ऐसे ही चलेगा सारी चीजें। अभी जैसे ही पिक्चर्स, एनिमेशंस, डायग्राम्स आएंगे ना, तब ये सब एकदम 100% क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैं बस सुना रही हूं, शब्दों से पहले ज्यादा समझने की कोशिश करो। इमेजिनेशन से तो चीजें इजी हो जाती हैं, मगर फिर डेवलपमेंट जो माइंड का है वो तो आपको सिर्फ सुन के इमेजिन करके ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेट हो गए, कोई बात नहीं, अभी ज्यादा कवर नहीं करा है, सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, बताइए मुझे पेल्टन टरबाइन किस तरह की टरबाइन है? आप मुझे बता सकते हैं? इन दोनों के बेसिस पर टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन, बेहतरीन। क्या है बेटा? टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन। फ्रांसिस क्या है? रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। इस तरीके से बेटा यहां पर हम क्या करते हैं? टरबाइन का नामकरण करते हैं। ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ हेड एट द इनलेट की बात करते हैं। चलो भाई, एक और बेहतरीन क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of head available at inlet। ठीक है, अभी हेड वेट सब दिख जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लेना, तुम लोग टेंशन ज्यादा लेते हो ना, तो मुझे ज्यादा टेंशन होती है कि तुम लोग इतना पेशेंस रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे, बट होपफुली रख लोगे। ये जितना भी लिखवा रहे हैं सब दिखाई दे जाएगा। ठीक है, बट टेंशन मत लो, अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन पर फोकस करो। ऑन द बेसिस ऑफ हेड की बेटा बात करें तो यहां पर 3 क्लासिफिकेशन है। एक आपका कहलाता है हाई हेड, बहुत सवाल पूछे गए हैं एसएससी जे का प्रीवियस ईयर पेपर, मैं तो कहूंगी साथ में बगल में खोल के रख लो, कंटेंट का अंदाजा पता चल जाएगा कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, बहुत सवाल पूछे गए हैं हेड से भी और प्रीवियस क्लासिफिकेशन से भी। दूसरा आपका क्या होता है बेटा? मीडियम हेड, मीडियम हेड। ठीक है, और तीसरा आपका कहलाता है लो हेड, लो हेड, लो हेड। ठीक है, अब अगर हम हेड की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू तो हमने यहां पर डिसाइड करी होगी। तो हमेशा ध्यान रखो, हाई हेड का मतलब होता है कि आपका जो हेड है वो 300 मीटर से ज्यादा है, 300 मीटर से ज्यादा है। मीडियम हेड का मतलब होता है बेटा कि हेड जो है वो 60 मीटर से तो ज्यादा है, 60 मीटर से तो ज्यादा है, मगर 300 मीटर से कम है, तो उसको हम मीडियम हेड की कैटेगरी में डाल देंगे। लो हेड का मतलब होता है कि जो हेड है बेटा वो 60 मीटर से भी कम है, 10 मीटर है, 20 मीटर है, 30 मीटर है, 40 मीटर है, 50 मीटर है, 55 मीटर है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगी? लो हेड टरबाइंस कहलाएंगी। ठीक है ना। कोई मुझे बता सकता है कि हाई हेड टरबाइन कौन सी होती है? फ्री में ही मिलेगी बेटा, ABC तीनों बैचेस को फ्री में मिलेगी। 1 मई से पहले एक्सेस भी मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको एक्सेस मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मैं खुद टीम से बोल के जल्दी से जल्दी इस चीज को करवा दूंगी। ठीक है, बैच ABC के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही है टेस्ट सीरीज, कोई पैसा आपको नहीं देना है। बताओ बेटा, हाई हेड टरबाइन के बारे में कोई जानता है? कोई बता सकता है? आपका नेट नहीं चल रहा है, यहां पर भी नेट की बहुत समस्या चल रही है, पता नहीं नेट को क्या हो गया। ठीक है, पैसे पूरे ले लेते हैं, ऐसा होना चाहिए जिस महीने नेट अच्छा नहीं चलेगा कंपनी पैसा वापस करेगी। ठीक है, पैसा नहीं वापस करते। फ्रांसिस नहीं बेटा, पेल्टन। ठीक है, हाई हेड टरबाइन कौन सी टरबाइन है बेटा? पेल्टन टरबाइन है। लिख देती हूं, रीजन भी बताऊंगी क्यों पेल्टन टरबाइन ही हाई हेड टरबाइन है। ये सारी चीजें भी सीखोगे, अभी तो बस शुरुआत करी है भैया जी, अभी तो 1.5 घंटा भी नहीं हुआ है। अब तुम सोचो कि हमें अगर इन्हीं पर बात करनी है और 3 हफ्ते तक, ठीक है, कंटिन्यूअसली बात कर रही है, तो कितनी बातें करेंगे, किस लेवल पर बातें करेंगे। ठीक है ना। मीडियम हेड की अगर हम बेटा बात करें तो फ्रांसिस एंड फॉर्निरॉन। देखो, फ्रांसिस एंड फॉर्निरॉन जो है ना बेटा, ये हमेशा मीडियम में ही खेलते हैं, तो कई बार कंफ्यूजन हो तो जो मीडियम वाली वैल्यू होगी उसमें हमेशा फ्रांसिस फॉर्निरॉन को एडजस्ट कर देना, चाहे बात आपकी हेड की हो चाहे स्पेसिफिक स्पीड की हो। ठीक है ना। दूसरा क्या है आपका? कप्लान एंड प्रोपेलर। इनकी रिश्तेदारी बना दो, भाई भाई बना दो। कप्लान प्रोपेलर एक जैसा वर्क करते हैं, सिर्फ ब्लेड एडजस्टमेंट में
डिफरेंस होता है। इसी तरीके से फ्रांसिस फॉर्निरॉन भी एक जैसा बिहेव करते हैं और पेल्टन डी लेवल जो है वो भी एक जैसा बिहेव करते हैं। इस वजह से इनकी क्या है, पूरी रिश्तेदारी बना के चलो, ठीक है। तो कैप्लान बेटा क्या है, एक लो हेड टरबाइन है। प्रोपेलर भी क्या है, एक लो हेड टरबाइन है। फ्रांसिस फॉर्निरॉन क्या है, एक आपका मीडियम हेड टरबाइन है। और पेल्टन व्हील और पेल्टन टरबाइन, कुछ भी बोलना है आप बोल लो, ये आपकी हाई हेड टरबाइंस कहलाती हैं, ठीक है। एक लास्ट क्लासिफिकेशन और है, उसको भी देख लीजिए, ठीक है ना बेटा, उसको भी देख लीजिए, जिसे हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक स्पीड। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक स्पीड, हमेशा याद रखियो स्पेसिफिक स्पीड को एनएस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है, कैसे होती है, ये सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। हेड को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हेड क्या है, कहां से कहां तक की वैल्यू है, ये सारी चीजें भी थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि स्पेसिफिक स्पीड की बात कर रहे हैं बेटा, तो आपका होगा हाई स्पेसिफिक स्पीड, हाई स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है जी। दूसरा क्या होगा बेटा, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड। और तीसरा क्या हो जाएगा जी, तीसरा क्या हो जाएगा, लो स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है। लो स्पेसिफिक स्पीड, लो स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है। इसमें देखो बेटा, अब स्पेसिफिक स्पीड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी कुछ, जैसे इसमें क्राइटेरिया बनाया है ना, तो इसमें भी क्राइटेरिया होगा कि कब वैल्यू पर हमें हाई मिलेगा, कब वैल्यू पर मीडियम मिलेगा। तो वैल्यूज दोनों की सेम है, ठीक है, ये याद रखियो। अगर स्पेसिफिक स्पीड जो है बेटा वो 60 मीटर से कम होगी तो हम बोलेंगे लो स्पेसिफिक स्पीड है। अगर 60 से ज्यादा है और 300 से कम है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड। और अगर स्पेसिफिक स्पीड बेटा 300 से ज्यादा है, मगर यहां पर वैल्यू मीटर में नहीं होगी, स्पेसिफिक स्पीड की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर वैल्यू आरपीएम में मिलती है। एनएस क्या है, आरपीएम है। तो वैल्यू अगर हम नंबर्स में देखोगे तो वो आपको सेम लग रही है, मगर यूनिट सेम नहीं होगी। हेड को हमने मीटर में शो करा है और स्पेसिफिक स्पीड्स को हमने आरपीएम में शो करा है। अब देखो, हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन कौन सी है, कोई बता सकता है, किसी को पता है? मैं आपको एक तरीका बताती हूं इसको याद रखने का, जो यहां पर सीक्वेंस बनाया है ना। अभी देखो, जैसे पेल्टन टरबाइन एक हाई हेड टरबाइन है, ठीक है ना, तो पेल्टन टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड जो होगी वो लो होगी, ठीक है। तो लो स्पेसिफिक स्पीड में पेल्टन टरबाइन को डाल दो, पेल्टन टरबाइन, पेल्टन टरबाइन, ठीक है, लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन है। फिर मैंने आपको क्या सिखाया, फ्रांसिस एंड फॉर्निरॉन हमेशा मीडियम में सेट हो जाएंगे, तो यहां पर आप लिख दो फ्रांसिस एंड फॉर्निरॉन, ठीक है जी। और यहां पर अगर आप कैप्लान देखोगे, लो हेड टरबाइन है, तो इसकी स्पेसिफिक स्पीड जो होती है वो हाई होती है, क्योंकि जब मैं आपको स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला दिखाऊंगी तब आप वहां पर ऑब्जर्व करोगे कि स्पेसिफिक स्पीड और हेड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है। तो हेड बढ़ेगा, स्पेसिफिक स्पीड कम हो जाएगी, हेड घटेगा, स्पेसिफिक स्पीड बढ़ जाएगी। यही कारण है कि अगर पेल्टन टरबाइन हाई हेड पर खेल रही है तो उसकी स्पेसिफिक स्पीड लो हो जाएगी। अगर आपकी कप्लान और प्रोपेलर टरबाइन लो हेड पर खेल रही है तो उसकी स्पेसिफिक स्पीड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। क्या ये बातें समझ पा रहे हो? प्रोपेलर टरबाइन, क्या ये बातें आप समझ पा रहे हो? क्या ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको समझ आ रहा है? बताओ भाई, ठीक है, जल्दी से बताओ। ये पूरा क्लासिफिकेशन टरबाइन का खत्म हो चुका है, सबका रीजन कारण सब पता चलेगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सीसी बनाओ अगर यहां तक सारी चीजें सभी बच्चों को क्लियर हो गई हो। अभी कोई डाउट है आपके पास, पूछ लो, क्योंकि अब मैं इसको थोड़ा सा विजिबल कराने वाली हूं, ठीक है, थोड़ा विजिबल कराने वाली हूं ताकि आपको चीजें दिखें। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। स्पीड नहीं समझ आया? देखो, स्पेसिफिक ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है, ये हमने एनर्जी क्या अवेलेबल है इनलेट पर, अब देखो एनर्जी का नाम ले लिया,
मगर अभी मैंने एनर्जी डिस्कस नहीं करी है, पावर डिस्कस नहीं करा है, ठीक है। ये सब डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ पावर की एक लिस्ट बनेगी। इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ फ्लो मैंने लिख दिया, मगर मैंने अभी दिखाई नहीं कि टेंजेंशियल फ्लो अगर मैम हो रहा होगा दिखेगा कैसा, रेडियल फ्लो अगर हो रहा होगा दिखेगा कैसा, ये दिखाना बाकी है। बस मैंने इतना बोल दिया कि यहां पर डायरेक्शन के बेस पर भी क्लासिफिकेशन है। फिर मैंने आपको हेड दिखाया, दिखा नहीं आपको हेड, बस आपने नाम सुना था हेड का तो आपने थोड़ा सा भरोसा रख लिया मेरे ऊपर, ठीक है चलो मैम हेड बोल रही हैं तो आगे जाके बता भी देंगे, ठीक है। मगर हेड अभी भी आपको दिखा नहीं है कि अगर पूरा पावर प्लांट है तो कहां से कहां तक की वैल्यू हेड है, कैसे हेड निकालते हैं, कहां से हेड हम लोग लेके आते हैं, ये अभी आपको दिखा नहीं है। इसी तरीके से एक और शब्द लिखा मैंने, स्पेसिफिक स्पीड। अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ये क्यों एग्जिस्ट कर रही है, पिक्चर में क्यों आई, हाई लो मीडियम का जो क्राइटेरिया है ये हमने कैसे बनाया, कैसे हेड और स्पेसिफिक स्पीड का इनवर्स रिलेशन आपने यहां पर क्रिएट कर दिया। अभी तो मैंने सिर्फ बेसिक क्लासिफिकेशन करा है ना, ये सारी चीजें अब आपको धीमे धीमे करके दिखने वाली हैं, ठीक है। कई महीनों बाद चैट में स्पीड दिख रहा है, चलो बढ़िया है, चैट में स्पीड बनी रहनी चाहिए, ठीक है, और एनर्जी भी बनी रहनी चाहिए, तभी मजा आए। देखो बेटा अभी ध्यान से समझने की कोशिश करियो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं टेंजेंशियल फ्लो किस तरीके का होता है। तो आप ये एक डायग्राम देख रहे होगे, ठीक है ना। इस डायग्राम में बेटा हमने क्या करा है, एक रनर ले लिया है। अच्छा रनर से कंफ्यूज मत होना, शाफ्ट के ऊपर जो व्हील लगाते हैं ना उसी व्हील को बोलते हैं रनर। अगर आपको कहीं पर रोटरी अरेंजमेंट करना है तो आप क्या करोगे, शाफ्ट लोगे, शाफ्ट के ऊपर एक व्हील फिट कर दोगे और व्हील के ऊपर क्या लगा दोगे, ब्लेड्स लगा दोगे। अब ब्लेड पे मारोगे आप क्या, ऐसे जेट, देखो ये क्या आ रहा है, ये वाटर जेट आ रहा है, जाके किससे लड़ेगा, ब्लेड से लड़ेगा, और ब्लेड जैसे ही लड़ेगा तो ब्लेड आगे भागेगी, आगे भागेगी तो रनर घूम जाएगा, ठीक है। अब हम कैसे बोलेंगे कि ये टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है, जब आप बेटा यहां पर इसको ऑब्जर्व करते हो तो यहां से आपका फ्लूइड निकल के आ रहा है। जब ये फ्लूइड निकल के आएगा तो ये रनर का अगर आप सर्कुलर सेक्शन देखोगे तो इस तरीके से आपका ये फ्लूइड इससे लड़ने वाला है, मतलब ब्लेड ऐसे भागेगी तो रनर को एक टेंजेंशियल वेलोसिटी मिलेगी, और रनर कैसे मूव कर जाएगा बेटा, रनर ऐसे मूव कर जाएगा, इस डायरेक्शन में कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। तो ये वाला पॉइंट इधर भागेगा, ये वाला पॉइंट आपका इधर भागेगा, ये वाला पॉइंट बेटा इधर भागेगा, और ये वाला पॉइंट आपका इधर भागेगा। तो आप देखो ना टेंजेंशियल का मतलब क्या है, टेंजेंशियल का मतलब क्या है कि ये जो जेट है ये टेंजेंशियली जाके, टेंजेंट का सिंपल मतलब होता है कि जो भी सरफेस आपको दिख रही है, जो भी कर्व सरफेस दिख रही है उस पर अगर एक लाइन खींच दें तो वो टेंजेंट कहलाता है, और टेंजेंट से ही क्या बना, टेंजेंशियल फ्लो बना। तो यहां पर देखो आपको ऐसा नहीं लग रहा है जेट जो है एक टेंजेंट बना रहा है इस रनर के ऊपर, जेट जो है एक टेंजेंट बना रहा है इस रनर के ऊपर, तो टेंजेंशियल फ्लो ही तो कहलाएगा ये, बताओ, ठीक है। हाँ हेड कम स्पीड कम, अभी मैं बताती हूं। हेड और स्पीड का इनवर्स रिलेशन है, हेड बढ़ता है तो स्पीड घटती है, तो हाई हेड लो स्पेसिफिक स्पीड में चला गया और लो हेड हाई स्पेसिफिक स्पीड में चला गया। आगे जाके यही डिस्कशन और डिटेल में फिर से करेंगे, ठीक है। हाँ अब देखो इसको थोड़ा सा मैं जो हूं ना आपको और दिखाने की कोशिश करती हूं, और दिखाने की कोशिश करती हूं कि भाई होगा क्या, ठीक है। चलो खुल जाओ भाई, जो मेन है वो नहीं खुल रही है, ओपन विद, ठीक है। अभी देख पा रहे हो बेटा आप इसको, ये कैसे चल रहा है, दिख रहा है, देखो यहां से जेट आ रहा है, अब धीमे धीमे पिक्चर बनना शुरू होगी। अभी तो कोई पिक्चर नहीं बनी है मगर अब दिमाग में पूरी पिक्चर बनना शुरू होगी, ध्यान से समझियो। यहां पर हमने क्या लगाई है, नोजल लगाई है बेटा, फिर से ध्यान से समझियो, यहां पर हमने क्या लगाई है, नोजल लगाई है, ठीक है ना। अब इस नोजल से क्या हो रहा है, हाई काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड बाहर निकल रहा है, जो क्या कर रहा है, यहां पर आप देख सकते हो स्पून शेप के ब्लेड्स बने हुए हैं, ठीक है ना। एक चम्मच की तरह हमने क्या करा है, यहां पर ब्लेड्स बना दिए हैं, उससे जाके ऐसे टेंजेंशियली लड़ रहा है, ऐसे टेंजेंशियली जेट लड़ रहा है। तो क्या हम इसे टेंजेंशियल फ्लो बोल सकते हैं, क्या हम इसे टेंजेंशियल फ्लो बोल सकते हैं, क्या आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या इस चीज में। दिस इज नोन एज द टेंजेंशियल फ्लो। जब भी कभी जेट ब्लेड से टेंजेंशियली लड़ेगा जाके, अब देखो
रोटर क्या कर रहा है, रोटर ऐसे घूम रहा है, रोटर ऐसे घूमता जा रहा है और जेट लगातार। अब देखो ये जो फ्लूइड के पास एनर्जी है, ये तो फ्लूइड की खुद की एनर्जी है ना, नोजल लगा के हमने ये एनर्जी बनाई है। अब ये एनर्जी जब रोटर को मिल रही है तो रोटर घूम रहा है, तो हमको देखो क्या मिल रही है, मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है बढ़िया तरीके से। अब अगर इसी शाफ्ट पर पीछे की तरफ से मैं जनरेटर जोड़ दूं तो जनरेटर की शाफ्ट भी तो घुमा देगा ना, जब रोटर घूम रहा है तो जनरेटर की शाफ्ट को भी घुमा देगा, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। तो बढ़िया तरीके से आप टेंजेंशियल फ्लो ऑब्जर्व कर सकते हो, टेंजेंशियल फ्लो ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, आगे दिखाती हूं, पहले इसको लिखवा देती हूं, इसको पूरी प्रॉपर तरीके से लिखवा देती हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपका लिखना बहुत जरूरी है। इफ ओनली काइनेटिक एनर्जी is available at the turbine, then it is called, फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया बता दो, then it is called impulse turbine। ठीक है जी, इसको हम क्या बोलेंगे, इंपल्स टरबाइन बोलेंगे। एक लाइन हमारी यहां पर कंप्लीट हो गई। इस लाइन का मतलब क्या है, अगर टरबाइन का इनलेट, अच्छा टरबाइन का इनलेट क्या होगा, ये है इनलेट टरबाइन का, ध्यान से समझ लियो। ठीक है, ये है बेटा टरबाइन का इनलेट। अगर यहां पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, आप मुझे बताओ यहां पर इस समय पर कौन सी एनर्जी अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है। क्योंकि अगर आप इस जेट को देखोगे पूरा ओपन टू एटमॉस्फेयर कंडीशन यहां पर मिलती है, तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इस नोजल की वजह से आपको हाई काइनेटिक एनर्जी मिल गई है। तो अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होगी तो हम इसे क्या बोलेंगे, इंपल्स टरबाइन बोलेंगे। आगे सुनो, इफ काइनेटिक एनर्जी and pressure energy, if kinetic energy and pressure energy is available, ठीक है ना, if kinetic energy and pressure energy is available at the inlet of the turbine, at the inlet of the turbine, अगर काइनेटिक प्रेशर दोनों अवेलेबल है देन इट इज कॉल्ड, सब कुछ लिख के दूंगी, सिर्फ नोट्स मोर देन इनफ होंगे पूरे मार्क्स लाने के लिए, देन इट इज कॉल्ड रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, फिर अभी जो हमने सीखा है उसको भी लिख लेते हैं, रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, तो ये जो दो लाइनें लिखी हैं ये पहले क्लासिफिकेशंस के रिलेटेड हो गई। ठीक है ना, तो यहां पर अब नेक्स्ट लाइन क्या है, इफ वाटर फ्लो अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, if water flow along the tangential direction, ध्यान से समझियो, टेंजेंशियल डायरेक्शन। अच्छा, ये जो टेंडेंशियल डायरेक्शन हम ले रहे हैं ये किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, रनर के रिस्पेक्ट में। मतलब जो जेट है वो रनर के टेंजेंशियल होना चाहिए, ये बात समझने की कोशिश करो, टू द रनर। ठीक है, इफ द वाटर फ्लो अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन टू द रनर देन इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, देन इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। ठीक है जी, तो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन हमको यहां पर समझ में आ चुकी है, बढ़िया तरीके से क्लियर। कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या हो तुरंत लिख देना कमेंट सेक्शन में, दूर हो जाएगी। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, नोजल का एरिया बहुत कम था इसलिए वहां सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हुई, नो प्रेशर सबसे कम होगा, नहीं ऐसा नहीं है, नोजल का एरिया सबसे कम था इस वजह से प्रेशर एनर्जी घट गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मगर इसका ये रीजन नहीं है कि वहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक हो गया। वो नोजल से जो जेट निकल के आ रहा है ना वो खुले आसमान में निकल के आ रहा है, तो वहां हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, तो ये ओपन पूरा मान सकते हैं कि हमने केसिंग इस तरीके से लगाई है कि बस जो पानी बाहर निकल के आता, भाई कहीं पर पानी गिर रहा है
तो स्प्लैश होता है ना, दूर दूर जाके गिरता है, वो बस ना गिरे इस वजह से हमने एक केसिंग लगा दी है। इसके अंदर वही प्रेशर है जो इसके बाहर है, मतलब पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसलिए प्रेशर एनर्जी का कोई भी रोल यहां पर नहीं है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का रोल नोजल की वजह से है, और इसमें भी काफी सारे अरेंजमेंट है, वो हम धीमे धीमे करके जब इंडिविजुअल टरबाइन के बारे में डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन में मैंने लिखा कि अगर काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी दोनों अवेलेबल हो, जैसे कि ये टरबाइन को जरा देखो, इसमें क्या है बेटा, यहां से फ्लूइड एंट्री करेगा, ठीक है ना, यहां से फ्लूइड क्या करेगा, यहां से फ्लूइड ऐसे एंटर करेगा, जैसे ये एंटर करेगा तो इसका एरिया भी चेंज होता है लगातार। जब मैं फाइनल डायग्राम बनाऊंगी तब आपको दिखेगा, एरिया में चेंज होने की वजह से अंदर आपके पास प्रेशर एनर्जी भी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी। याद करो ना, वेंचुरी एरिया चेंज हो रहा था तो प्रेशर और वेलोसिटी दोनों लगातार चेंज हो रहे थे। तो इस तरह की टरबाइन में होता क्या है बेटा, जब फ्लूइड अंदर जाता है इस तरीके से तो प्रेशर और काइनेटिक दोनों एनर्जी को लेके जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारी रिएक्शन टरबाइन है। इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, ये इंपल्स टरबाइन है। ये वाली टरबाइन कौन सी है, रिएक्शन टरबाइन है। दूसरी बात, ये रेडियल फ्लो टरबाइन है। क्यों, क्योंकि यहां से अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करोगे बेटा, तो जो फ्लूइड एंट्री कर रहा है ना वो रेडियली एंट्री कर रहा है। रेडियल का मतलब बताऊं क्या होता है, सुनो, रेडियल सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन है, जो रेडियस की डायरेक्शन होती है, मैंने जैसे कोई सर्कल बनाया, ठीक है, सर्कल बनाया, तो ये जितनी भी डायरेक्शन है ना ये सब रेडियल डायरेक्शन है, रेडियल डायरेक्शन है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉर्टेक्स में भी हम रेडियल डायरेक्शन की ही बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखोगे तो फ्लूइड और रनर का रिश्ता जरा चेक करो, टेंजेंशियल है, मगर इसमें अगर आप देखोगे तो फ्लूइड जो है वो ऐसे एंट्री करेगा, ऐसे एंट्री करेगा, ऐसे एंट्री करेगा। नो डाउट ब्लेड भी चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि यहां पर जो हमने पेल्टन टरबाइन में ब्लेड यूज करा है वही ब्लेड हम यहां पर रिएक्शन टरबाइन में भी करने वाले, ऐसा नहीं होता है। ब्लेड का डिजाइन भी चेंज हो जाता है, और फ्लूइड जो एंट्री करेगा वो कुछ इस तरीके से करने वाला है। देखो, जो फ्लूइड हमारा एंट्री करेगा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से करेगा। ये देखो, दिख रहा है फ्लूइड कैसे एंट्री कर रहा है, लगातार रेडियल डायरेक्शन में। अब देखो रनर को जरा आप ऑब्जर्व करो, ये पूरा रनर है, ठीक है, मैंने बोला था रनर के साथ शाफ्ट जुड़ी होती है, तो देखो ये पूरा रनर हो गया, एक डिस्क है, एक डिस्क है पूरी रनर, ठीक है, इसके साथ देखो ये शाफ्ट जुड़ी हुई है, ठीक है, और यहां पर देखोगे अगर आप तो ब्लेड्स लगे हुए हैं। अब देखो ब्लेड का शेप चेंज हो गया है, जैसे ही आपका टेंजेंशियल फ्लो, एक्सियल फ्लो, रेडियल फ्लो का डायरेक्शन चेंज होगा, हमको उसी हिसाब से ब्लेड्स को लगाना पड़ेगा। तो ब्लेड का डिजाइन जो है टरबाइन टू टरबाइन चेंज होता रहता है, ठीक है। पहली बात तो आपको यहां पर यह समझनी है। दूसरा देखो फ्लूइड एंट्री कैसे कर रहा है, इससे पहले वाला अगर आपने देखा होगा तो फ्लूइड ऐसे एंट्री कर रहा था और जाके डायरेक्ट ब्लेड से टकरा रहा था। अभी क्या है कि फ्लूइड रेडियल डायरेक्शन में एंट्री कर रहा है। देखो समझ आ रहा है, सीसी बना देना अगर यहां पर तुम्हें रेडियल और टेंजेंशियल में डिफरेंस दिख पा रहा हो कि रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है भाई। वाटर पंप, हाँ ठीक है, मिलेगा वही पोटेंशियल एनर्जी आगे जाके नीचे काइनेटिक एनर्जी आई कहां से चचा, काइनेटिक एनर्जी आप जो डैम के पास एनर्जी है उसी को आपने कन्वर्ट करा है। अभी 1 बाय 1 सारी एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सी एनर्जी हमें कहां पर मिलेगी, ठीक है। सीसी बना दो बेटा अगर बढ़िया तरीके से यहां पर आपको देखने को मिल गया हो सारी चीजें, ठीक है। रेडियल नहीं समझ पा रहे हैं, अभी समझ आ रहा है, किसने लिखा है रेडियल नहीं, कृष्णा यादव जी फिर से मैसेज करिए। अभी रेडियल समझ पा रहे हो कि अगर कोई मैं सर्कुलर डिस्क ले लूं ना तो आप और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। मान लो बेटा ये रनर है, ठीक है ना, ये रनर है, इसको मैं ऐसे पकड़ लेती हूं, रनर ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, रनर ऐसे रोटेट करेगा। जब पेल्टन टरबाइन होगी तो रनर इस तरीके से लगा होगा, इसके ऊपर सारी ब्लेड्स लगी होंगी, तो जो फ्लूइड है वो ऐसे टेंजेंशियली एंटर करेगा, मतलब ये जो सरफेस है इस पे एक लाइन खींचो, टेंजेंट डालो, टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। मगर अब देखो यहां पर ध्यान से सुनो, पेल्टन में फ्लूइड ऐसे जा रहा है,
मगर जब आप रिएक्शन टरबाइन में आओगे ना, फ्लूइड ऐसे नहीं जाएगा, फ्लूइड रेडियली जाएगा। रेडियल का मतलब क्या, इधर से एंट्री करेगा, इधर से एंट्री करेगा, इधर से एंट्री करेगा, इधर से एंट्री करेगा। तो अगर ये सेंटर है, अगर ये आपका सेंटर है और सेंटर के डायरेक्शन में फ्लूइड एंट्री कर रहा है तो ये रेडियल डायरेक्शन कहलाती है। टेंजेंशियल का मतलब क्या है कि यहां पर एक ब्लेड लगा हुआ है स्पून शेप का और ये हमारा जेट है, जाके टकरा गया, रनर को रोटेट कर दिया। ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में क्या है, फ्लूइड रेडियली एंटर करा और ब्लेड का शेप ऐसा है कि वो अपने आप ऐसे घूम गए। फ्लूइड की जो एनर्जी थी, जो प्रेशर एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो इस तरीके से थी कि फ्लूइड रेडियली एंटर करा और पूरे रनर को ऐसे घुमा दिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको यहां पर समझना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसको पूरा देख के आपको प्रॉपर आइडिया तो लग ही रहा होगा कि रेडियल डायरेक्शन क्या है। इसको भी मैं पूरा प्रॉपर तरीके से यहीं पर लिखवा देती हूं। ठीक है ना, तो सेमी डेफिनेशन रहेगी बेटा, लिख देती हूं। इफ वाटर फ्लोज radially, water flows in a radial direction, to the runner, ठीक है, to the runner, then it is called रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलेंगे बेटा, रिएक्शन टरबाइन बोलने वाले। रिएक्शन, नॉट रिएक्शन टरबाइन, ये होगी तो रिएक्शन टरबाइन, बट इसका जो डेफिनेशन लिख रहे हैं वो हम रेडियल फ्लो के लिए लिख रहे हैं। देन इट इज कॉल्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। रेडियल फ्लो टरबाइन, ठीक है, रेडियल फ्लो टरबाइन। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, देन इट इज कॉल्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करियो। ठीक है, ये तो हो गया टेंजेंशियल फ्लो, ये हो गया आपका रेडियल फ्लो। अब एक और बचा आपका क्या है, एक्सियल फ्लो। एक्सियल फ्लो टरबाइन क्या होती है, ध्यान से देखो। अब यहां पर क्या है बेटा, ये पूरा हब लगा हुआ है। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हब बोलते हैं। ये क्या लगी है, गाइड वेन्स। गाइड वेन्स का सिंपल काम होता है कि जो भी फ्लूइड हमारा बाहर से आ रहा है उसको गाइड करके रनर तक पहुंचा सके। ठीक है ना, ये बात हमेशा आप ध्यान रखियो। रनर के ऊपर जो ब्लेड लगे हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी। मगर गाइड वेन्स का काम क्या होगा कि जो फ्लूइड आ रहा है उसको आप रनर तक प्रॉपर डायरेक्शन में करके पहुंचा सको। अब यहां पर अगर आप इस रनर की एक्सिस को ऑब्जर्व करोगे तो ये एक्सिस है रनर की, देख पा रहे हो ना, ये क्या है, रनर एक्सिस है। रनर एक्सिस, अगर रनर की एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे एक्सियल फ्लो। बात समझ आ रही है, अगर रनर की एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो हो जाएगा। देखो एक चीज मैं समझा दूं, जब टेंजेंशियल फ्लो हो रहा था तो ये रनर की एक्सिस है, ये रनर की एक्सिस है और ये हमारी जेट की एक्सिस है। क्या दोनों कभी इंटरसेक्ट करेंगे, यस और नो? गाइडवेन बताऊं, अरे बता तो दिया गाइडवेन, ये पुराना कमेंट दिख रहा है मुझे। गाइडवेन का सिंपल काम होता है, ठीक है ना, गाइडवेन का सिंपल काम क्या होता है, फ्लूइड को डायरेक्ट करना रनर की तरफ। अब मुझे ये बताओ कि अगर टेंजेंशियल फ्लो की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा रनर हो गया, ये रनर की एक्सिस हो गई, और ये जेट हो गया, ये जेट की एक्सिस हो गई, जिस डायरेक्शन में जेट जा रहा है उसकी एक्सिस हो गई। क्या ये दोनों कभी इंटरसेक्ट करेंगे? नो। इसका मतलब है टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन में रनर की एक्सिस, देखो रनर की एक्सिस और जेट की एक्सिस दोनों क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, दोनों क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग है। दूसरी बात सुनो, दूसरा केस रेडियल फ्लो, ये रनर की एक्सिस है और फ्लूइड जो जेट है वो ऐसे एंट्री मार रहा है। आप मुझे बताओ रनर की एक्सिस और जो फ्लो है उसका डायरेक्शन कितना एंगल बना रहा है? जो रनर की एक्सिस है और जो फ्लो रेडियली इसके अंदर एंट्री मार रहा है उनके बीच में लगभग कितना एंगल आपको दिख रहा होगा? लगभग कितना एंगल आपको दिख रहा होगा? बिल्कुल फील कर लो इस बात को। जैसे ही ये सारी चीजें दिमाग में चपक जाएंगे ना, टरबाइन शुरू कर दूंगी मैं और फिर पूरा टरबाइन सिखा दूंगी। मैं टरबाइन पे अभी जाऊंगी ही नहीं,
अभी कोई टरबाइन का डिस्कशन, कोई पेल्टन, कुछ नहीं मैंने शुरू करा। मैं सिर्फ 3-4 घंटा सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में परफेक्ट बनाऊंगी। परपेंडिकुलर, बेहतरीन बेहतरीन। अब देखो अब की बार क्या हुआ है, ये रनर है जिसको हम हब बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये हब है, उसके ऊपर रनर लगा हुआ है। तो ये आपका हो गया पूरा अरेंजमेंट। और ब्लेड्स कैसे लगी हैं, ये वाले हिस्से को ब्लेड मान लो, इसको ब्लेड मान लो, ठीक है। अब फ्लो कैसे जा रहा है, अब समझो, टेंजेंशियल, रेडियल, रेडियल, एक्सियल, एक्सियल। अब मुझे बताओ एक्सियल डायरेक्शन में जो फ्लो का डायरेक्शन है और जो रनर की एक्सिस है, दोनों क्या है, इधर से फ्लूइड निकलेगा और यहां पर ब्लेड्स लगे हैं उसको घुमाएगा, इधर से चारों तरफ से फ्लूइड जो है मगर जाएगा इसी तरीके से। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो फ्लूइड ऐसे जा रहा है और ब्लेड का डिजाइन हमने कुछ इस तरीके से बनाया है कि फ्लूइड ऐसे जाएगा और ब्लेड को घुमाएगा। दोनों एक्सिस क्या हैं, पैरेलल हैं, बेहतरीन। तो पहले वाले केस में नॉन इंटरसेक्टिंग थी, दूसरे वाले केस में ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर अरेंजमेंट देखने को मिल रहा था, और तीसरे वाले केस में हमें क्या देखने को मिल रहा था, पैरेलल। अभी समझ आया रेडियल, टेंजेंशियल, एक्सियल का खतरनाक कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहां पर देखो मैं लिख रही हूं, इफ वाटर फ्लोज थ्रू द रनर, इफ water flows through the runner, water flows through the runner in the direction parallel to the axis of runner, then it is called axial flow, then it is called axial flow turbine, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड एक्सियल फ्लो टरबाइन। अब आपके लिए मैं क्या करती हूं, सिंपल डायग्राम्स बनाने की कोशिश करती हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रनर बना रही हूं। रनर के ऊपर जो ब्लेड्स लगे हैं ना, वो ब्लेड्स तो चेंज होते रहेंगे, ठीक है ना। सारा का सारा खेल किसका है, रनर और फ्लो की डायरेक्शन का। तो मैं यहां पर पहला बना देती हूं, ये हो गया, ठीक है। यहां पर मैं दूसरा बना देती हूं, ये हो गया। और तीसरा अगर आप देखोगे तो जो शेप है वो थोड़ा सा सिलेंड्रिकल हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप बना देती हूँ। 3 डायग्राम मैं आपको बना के दे रही हूं। आप मुझे बताना कि कौन सा फ्लो आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखो बेटा, यहां पर हमने माना है कि ये जो रनर है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये जो रनर है बेटा ये भी कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये जो रनर है ये इस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, ठीक है। अभी ध्यान से मेरी बात समझियो और फिर मुझे जवाब दो, ठीक है। यहां पर जो फ्लूइड है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो आप मुझे बताओ ये कौन से टाइप का फ्लो है, ये कौन से टाइप का फ्लो है, ये बताओ। ये मुझे बताओ कि अगर यहां पर फ्लूइड जो है रनर के अंदर ऐसे एंट्री मार रहा है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से एंट्री कर रहा है, इस तरीके से एंट्री कर रहा है, इस तरीके से एंट्री कर रहा है, इस तरीके से, ये कौन सा है। और यहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि फ्लूइड ऐसे नीचे जा रहा है, तो ये कौन सा फ्लो है, आप मुझे बताओ। कौन सी टरबाइन है, पहचानो, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ सारे के सारे लोग। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। अब देखो, पहले आप जवाब मेरे से मांग रहे थे, अब जवाब आप खुद देने के लिए तैयार हो, ठीक है ना। तो पेशेंस से आता है कंटेंट, और जब कंटेंट आ जाता है तब आता है कॉन्फिडेंस, और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तब निकलता है पेपर और आती है रैंक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बना के चलो। तो ये आपका बेटा डायग्राम किसका है, पहचान पा रहे हैं, टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल फ्लो है, ठीक है। ये कौन सा है, ये आपका रेडियल फ्लो है, रेडियल फ्लो है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका है एक्सियल फ्लो, ठीक है। ये बच्चा आपका क्या है, एक्सियल फ्लो। बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, ठीक है।
क्लियर हुआ यहां तक? किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या हो तो पूछ लेना, ठीक है। एक छोटा सा नोट पॉइंट लिखवा रही हूं और नोट पॉइंट लिखवाने के बाद फिर आपको पूरा समय दूंगी कि आप चीजें लिख सको, ठीक है। नोट पॉइंट समझो। अच्छा, मैं लिख रही हूं तो इसमें भी आपको टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मतलब कंसिडर कर सकते हैं टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो नोट पॉइंट क्या है कि अगर हेड, डिस्चार्ज, स्पीड एंड साइजेस को सेम रख दें, मतलब दो तरह की टरबाइन है, एक हमारी इंपल्स टरबाइन है, दूसरी रिएक्शन टरबाइन है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मान लो आपके पास कोई दो टरबाइन है, एक इंपल्स टरबाइन है, दूसरी रिएक्शन टरबाइन है। इफ हेड जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्चार्ज ले लेते हैं बेटा, डिस्चार्ज, इफ हेड, डिस्चार्ज, ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड, इफ हेड, डिस्चार्ज, स्पेसिफिक स्पीड एंड साइज, ऑफ द टर्बाइन इज सेम, ध्यान से समझियो, ऑफ द टर्बाइन इज सेम, ठीक है। अगर सेम है तो दोनों के केस में कौन सी ज्यादा बेटर होगी, तो हमेशा ध्यान रखो देन रिएक्शन टरबाइन। फिर क्या होगा, जो रिएक्शन टरबाइन है, रिएक्शन टरबाइन गिव बेटर परफॉर्मेंस देन इंपल्स टरबाइन। अब कोई कारण बता सकता है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, जल्दी से मुझे बताओ, कारण बताओ जल्दी से। कि अगर कोई भी दो टरबाइन हमने ले ली हैं, दोनों टरबाइन का हेड सेम है, दोनों टरबाइन का डिस्चार्ज सेम है, उनमें आने वाली स्पेसिफिक स्पीड सेम है, दोनों का साइज भी सेम रख दिया, तो फिर रिएक्शन टरबाइन ने, ठीक है ना, रिएक्शन टरबाइन ने ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस क्यों दी कंपेयर टू इंपल्स टरबाइन। यस आदित्य साइनी, फैंटास्टिक, बहुत ही खतरनाक, बढ़िया भाई, ठीक है, मिल रहा है। चलो साथ में सारे के सारे लोग लिख पा रहे हो ना, आखिरी में 10-15 मिनट और दूंगी, ठीक है। जो बीच बीच में रह गया हो वो भी लिख लेना, इजी सब्जेक्ट है, इत्मीनान से आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ देखो बेटा ध्यान से समझो, अगर दोनों का साइज सेम है, दोनों का हेड सेम है, डिस्चार्ज सेम है, स्पेसिफिक स्पीड सेम है, तो रिएक्शन टरबाइन परफॉर्मेंस में क्यों आगे निकल गई। अल्टीमेटली एक चीज ध्यान से समझो, जितनी ज्यादा इनलेट पर एनर्जी होगी उतना ज्यादा घनघना के रनर को नचाएंगे और ज्यादा एनर्जी पाएंगे, ज्यादा पावर ट्रांसमिशन कर पाएंगे। जितनी ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी बना लेंगे उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली टरबाइन का इस्तेमाल का सिंपल पर्पस यही है कि हमको ज्यादा से ज्यादा पावर आउटपुट, मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिल जाए, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि अगर दो अलग अलग तरह की आपने टरबाइन ली, दोनों का साइज सेम कर दिया, हेड सेम कर दिया, डिस्चार्ज सेम कर दिया, स्पेसिफिक स्पीड हर एक चीज सेम कर दी, तो भैया जी रिएक्शन टरबाइन के पास तो दो तरह की एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी भी है, प्रेशर एनर्जी भी है। और अगर आप इंपल्स टरबाइन को देखोगे उसके पास सिर्फ प्रेशर एनर्जी है, तो रिएक्शन टरबाइन तो फिर परफॉर्मेंस में आगे निकल ही जाएगी ना। अब इंपल्स टरबाइन की परफॉर्मेंस अगर आपको और बढ़ानी है तो साइज में चेंज करो, हेड में चेंज करो, डिस्चार्ज में चेंज करो, तो इंपल्स टरबाइन रिएक्शन से आगे निकल जाएगी। मगर अगर सेम पैरामीटर बनाए, सेम सिनेरियो में दोनों को जज करेंगे, तो रिएक्शन टरबाइन विल गिव यू बेटर परफॉर्मेंस कंपेयर टू इंपल्स टरबाइन, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें आराम से आपको समझ में आ जाएंगी। पेज नंबर 1 से चलते हैं और फटाफट लिखते जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका कंप्लीट होता जाए यस बनाते जाना, या हर एक पेज के लिए मैं आपको 20 सेकंड देती हूँ, ठीक है। 20 सेकंड ले लो और सॉल्व करो।
के लिए एक वो चीज बताई है, ठीक है ना। 90 टेंजेंशियल फ्लो में जो है ये 90 डिग्री एंगल नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए एक इजी रास्ता बताया है, ठीक है। आगे चले, ये पहला पेज हो गया। दूसरा, जो भी कुछ भी आपको नोट करना हो नोट कर लो, ठीक है। हाइड्रोलिक की भी समरी नोट मिलेगा। देखो भैया पहली क्लास है आज, है मैं उधर खड़ी हो जाती तो मुझे ज्यादा कमेंट्स दिखेंगे, ठीक है ठीक है। वाई इम्पल्स, अभी ये पेल्टन टरबाइन जैसे शुरू करेंगे ना आपको समझ आ जाएगा। इम्पल्स जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी से ही रिलेटेड है। आवाज चली गई थी, अब आ गई होगी भाई। कितनी देर चलेगी क्लास? बस सब जिस जो भी नोट डाउन कर चुके हैं, ठीक है ना, वो जा सकते हैं। जिनको नोट करना है और कुछ पूछना है वो रुक सकते हैं। अब क्लास शुरू होगी आपकी फिर वही 3 बजे से, ठीक है। हाँ आते ही देखो जो है ना, चालाक बच्चे हैं, चालाक ब्रो, वेरी चालाक। आते ही शॉर्ट नोट्स चाहिए, मिल जाएंगे वैसे, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ऑल नोटेड। नेक्स्ट स्लाइड। हाउ यू टेक योर लंच in 30 minutes, next 30 minutes I will take my lunch and then I will come back again at 3 p.m. and continue the class till 4:30. चलो ज्यादातर कोशिश करो, मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, ठीक है। पहले से छोटी छोटी चीजें जो लिखी भी होंगी उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगी, बट ज्यादातर मेरी कोशिश है कि जब मैं लिख रही हूं तभी आप भी लिख लो। हाँ पेल्टन व्हील की स्पीड वगैरह बेटा सब इसमें ही पढ़ाएंगे। पेल्टन व्हील की ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे, क्या साइज शेप होता है, क्या रेशियोज मेंटेन करते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। आज पहली क्लास है, पहली क्लास में तुम लोग क्या चाहते हो, मैं पान खा के थूक दूं? अभी अशोका बैच ए वाले बच्चों को पता नहीं है ये बी वाले क्या डिस्कस कर रहे हैं, पान वाली बातें हैं। अशोका बैच ए में मेरा ये टैलेंट जो है वो निकल के आ नहीं पाया था, बी तक जैसे मैं पहुंची तो ये पान वाला टैलेंट आ गया था। सारे सब्जेक्ट करवा दें, सही है भाई। नेक्स्ट, इसमें टाइम ले लो। फ्लो सेंटर पर तो पहुंचता ही नहीं है, पहली बात तो ये समझो। फ्लो कहां पर पहुंचेगा, ऐसे ब्लेड से लड़ेगा नीचे गिर जाएगा, ठीक है। फिर नीचे टेल रेस बनी होती है जो फ्लूइड को आगे ले जाती है, सब पूरा दिखाऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन में हर चीज में पूरा दिखाएंगे। अच्छा पढ़ने के लिए रुके थे, चलो बहुत ही बढ़िया है। हिंदी में भी बोल दें, हिंदी में, ठीक है चलो अभी आगे जाते हैं तब हिंदी में बोल के लिखवाते हैं। शंगू मंगू से मुलाकात होगी बिल्कुल, वो इसमें भी एक्सपर्टीज रखते हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ा देते हैं, वैसे भी तुम लोग टीचर की ऐसी बैंड बजाए हुए हो, ठीक है। मुझे तो डर ही लगने लगा है, मैं तो सोच रही हूँ ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के पढ़ाऊँ भैया, कुछ कहना नहीं, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे देखने को मिलते हैं, दिल एकदम खुश हो जाता है। हाँ एंगल की मैं ये बात कर रही थी बेटा कि जब मैं पेल्टन टरबाइन बनाऊंगी ना, क्योंकि पेल्टन टरबाइन एक टेंजेंशियल टरबाइन है, तब वहां पर आपको एक कोई सिंगल एंगल नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊंगी गाइड वेन एंगल होगा, ब्लेड का एंगल होगा, और जो आपका फ्लूइड है ना वो भी 90 डिग्री पे जाके नहीं टकराता है, ठीक है। एक सर्टेन एंगल पर नोजल कनेक्टेड होती है, तो सारी चीजें दिखाऊंगी तो ज्यादा बेटर समझ पाओगे। वो एग्जाम्पल मैंने बोला था, मैंने इस वजह से दिया ताकि आप तीनों चीजों को रिलेट कर सको, तीनों तरह के फ्लो को रिलेट कर सको, ठीक है। हाँ ये बात तो सही है, क्लास में पता नहीं लगता, मुझे लगता 4 4 घंटे क्लास होनी चाहिए, है कि नहीं, तब मजा आती है। विपेंद्र थैंक यू वेरी मच, यू आर अप्रिशिएटिंग मी एवरीवेयर, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज फर्स्ट क्लास है, कर दिए ना कनपुरिया, नहीं ऐसे मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अशोका बैच ए वालों को अभी ये बातें पता नहीं है, ये सब क्या करके बैठे हैं, बी वाले हैं पान वान खा के थूक चुके हैं क्लास में ही। ठीक है
हाँ, गाइड वेन क्या करती है बेटा, वाटर का जो पाथ है ना उसको एकदम मेंटेन रखती है ताकि पानी लेके रनर तक पहुंचाया जा सके। बीच में जो है ना गाइड वेन्स लगी है। गाइड का मतलब क्या है, मैं भी तो गाइड हूं। मैं क्या कर रही हूं, आपको एक जगह से उठा के आपकी जर्नी को फॉलो कराते हुए आपकी डेस्टिनेशन तक लेके जा रही हूं। तो गाइड वेन इज लाइक अ लामिया मैम, ठीक है, जिसका काम क्या है कि एक बच्चा रास्ते में जा रहा है, वो भटके ना, सही रास्ते से निकल के अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, रनर तक पहुंच जाए, सिलेक्शन तक पहुंच जाए, वही काम गाइड वेन कर रहा है। ठीक है, टेस्ट सीरीज, हाँ एरर शो कर रहा है, मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स दे देना तो मैं एक बार डिस्कस कर लूंगी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, फटाफट नोट करते जाओ। चैट विजिबल है, अगले सब्जेक्ट आप स्टार्ट करेगा, थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। बेटा मेरे पास ऑलरेडी बहुत लोड है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक मशीन है, पूरा थर्मल वाला पोर्शन, मैकेनिकल का तो आउट ऑफ 170 मार्क्स का पेपर मेरे हाथ में, अप्लाइड बेसिक थर्मो फ्लूइड मिला के 65 से 70 नंबर है 100 में से। ठीक है, और जो भी करो फिर मुझे ऐसा लगता है कि 100% दे के करो, तो उतना ही करो जितना आप कर पाओ। ऑल डन, चलो बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इसको मैं थोड़ा हिंदी में भी बता देती हूं, ठीक है ना। यहां पर मैंने बोला कि अगर टरबाइन के इनलेट पर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी तो उस टरबाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंपल्स टरबाइन बोलेंगे। ठीक है, अगर टरबाइन के इनलेट पर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी तो उस टरबाइन को हम लोग इंपल्स टरबाइन बोलेंगे। दूसरी लाइन हमने क्या लिखी, अगर टरबाइन के इनलेट पर काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों ही होंगी तो उस टरबाइन को हम रिएक्शन टरबाइन बोलेंगे। तीसरी लाइन मैंने क्या लिखी, अगर पानी जो है, जो वाटर है, वो रनर के टेंजेंशियल डायरेक्शन से फ्लो होगा, रनर के टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्लो होगा तो उसको हम लोग टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन बोलेंगे। अगर पानी रनर की तरफ रेडियल डायरेक्शन में बढ़ेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, रेडियल टरबाइन बोलेंगे। अगर पानी रनर की तरफ एक्सियल डायरेक्शन में बढ़ेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्सियल टरबाइन बोलेंगे। ठीक है, चलो चलो बहुत ही बढ़िया। मशीन डिज़ाइन में मैं ही करवाऊंगी, मशीन डिज़ाइन एक एक्स्ट्रा ओवरबर्डन्ड सब्जेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, इसमें अगर कुछ रह गया हो नोट कर लो। ऑल डन, बढ़िया, बेहतरीन, वेरी नाइस। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस भी हैं बट ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले हम पूरे पावर प्लांट का, सॉरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का ओवरव्यू ले लें, तो नेक्स्ट क्लास आधे घंटे के बाद शुरू होगी जहां पर हम पूरा ओवरव्यू करेंगे कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें जुड़ी होती हैं, और फिर जब आप ये क्वेश्चंस करोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाली है। ठीक है, टिल देन फटाफट जाके लंच कर लो। ठीक कितने बजे, 2:30 बज रहे हैं ना, 3 बजे ठीक आ जाओ। ठीक है, हाँ 30 मिनट का ब्रेक ले लो, 2-4-5 मिनट लेट भी आओगे तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं सेशन शुरू करूंगी, स्टार्टिंग में वेट कर लेंगे 2-3 मिनट। ठीक है, जाओ आराम से खाना खा के वापस आओ। थैंक यू वेरी मच।